आज अपन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। भूगोल का 6 नंबर का अध्याय है जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। क्या नाम है? विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहले विनिर्माण उद्योग है क्या? हम क्या करते हैं? कपड़े, जूते, बर्तन, चीनी, चाय और मिट्टी के दीपक आदि सब बाजारों से खरीदते हैं। हम क्या करते हैं? ये सब चीजें बाजारों से खरीदते हैं। कपड़े खरीदने जाते हैं, बर्तन खरीदते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन भी खरीदते हैं, चाय चीनी वगैरह भी खरीदते हैं। ये सब हम बाजारों से खरीदते हैं और इनको अधिक मात्रा में, कई बार बाजारों में हमें खूब अधिक मात्रा में भी मिलते हैं। तो ये सब कहाँ से बने होते हैं, कैसे बनते हैं, इसी पर आधारित हमारा पाठ है। यही विनिर्माण है कि जहाँ से इनको बनाया जाता है, भाई जहाँ से ये चीजें बनती है वो विनिर्माण उद्योग है। तो विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। यानी कच्चा माल है उसको तो काम में लेना, कच्चे माल का उपयोग करना और उस कच्चे माल से क्या करना? मूल्यवान उत्पाद बनाना। कच्चे माल को क्या करना? मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। यानी कच्चा माल काम में लेते हैं। जैसे गन्ना है, वो काम में लिया और गन्ने से क्या बनाया? चीनी बनाई। गन्ने से चीनी जहाँ पर बनती है वो क्या है? विनिर्माण उद्योग है। गन्ना क्या हो गया? यहाँ पर कच्चा माल हो गया। अब उससे जो चीनी बनेगी वो अधिक मात्रा में होगी, गन्ने का परिवर्तित रूप ही होगा, उसका मूल्य भी क्या होगा? अधिक होगा। तो जैसे लकड़ी से कागज, लकड़ी से क्या बनाना? कागज बनाना। यहाँ पर लकड़ी क्या है? कच्चा माल है। कागज क्या है? तैयार माल है। और ये लकड़ी से कागज बनने की प्रक्रिया जहाँ पर हुई वो जगह क्या कहलाती है? विनिर्माण उद्योग कहलाती है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, लोह अयस्क से लोहा इस्पात बनाना। यहाँ पर लोह अयस्क कच्चा माल है, लोह इस्पात तैयार माल है। और जहाँ पर ये तैयार हुआ, ये बना, वो क्या जगह क्या है या ये प्रक्रिया है? वस्तु निर्माण या विनिर्माण। इसी प्रकार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना। तो बॉक्साइट यहाँ पर क्या हो गया? कच्चा माल हो गया और एल्यूमिनियम हो गया तैयार माल। ये प्रक्रिया या जहाँ पर बना वो क्या हो गया? वस्तु निर्माण या विनिर्माण। तो वस्तु निर्माण किसे कहते हैं? कच्चे माल से क्या करना? मूल्यवान उत्पाद बनाना। अब गन्ने की कीमत होती है कम, चीनी की होती है ज्यादा, और गन्ने का अपन उपयोग कम करते हैं, चीनी का ज्यादा करते हैं, मूल्यवान नहीं हुआ गया। जैसे चीनी कच्ची मिट्टी है, मिट्टी से बर्तन बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना। अब मिट्टी से बर्तन बनाने का काम क्या हो गया? विनिर्माण या वस्तु निर्माण हो गया। मिट्टी कम मूल्यवान होती है, बर्तन ज्यादा मूल्यवान होते हैं, अधिक मात्रा में बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि कच्चे माल से क्या करना? मूल्यवान उत्पाद में बदलना कच्चे माल को, और अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना क्या है? विनिर्माण उद्योग है। और ये इसके उदाहरण है। प्रश्न हमें पूछ लिया जाए विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए या उदाहरण सहित बताइए। तो ये जो लकड़ी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लोह अयस्क से लोहा इस्पात बनाना, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत या वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। याद रखना भाई, क्षेत्रक आएंगे आपके अर्थशास्त्र में, तब पूर्ण तरीके से बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा हूँ 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? संपूर्ण हमारी जो कार्य विधि है, जो लोग हम जितने भी व्यवसायों में लगे हुए हैं, सभी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक है, इसको बोलते हैं प्राथमिक, ये कहलाता है प्राथमिक, ये द्वितीयक
और ये तृतीयक। तो प्राथमिक में तो क्या आता है, प्राकृतिक उत्पादों को काम में लेना, जैसे खेती करना, जैसे कृषि कार्य है, खनन है, पशुपालन, डेयरी, ये सभी किसमें आते हैं, प्राथमिक में। मत्स्य पालन है, ये भी प्राथमिक में आता है। द्वितीय कौन सा होता है, इनको काम में लेना, इनको काम में लेकर इनका रूप परिवर्तन करना, और यह रूप परिवर्तन का कार्य होता है उद्योगों के द्वारा। तो प्राथमिक उत्पादों का उपयोग कर वस्तु निर्माण करना क्या कहलाता है, द्वितीय कार्य कहलाता है। अब देखो यहाँ पर गन्ना प्राथमिक उत्पाद है, कृषि में नहीं आया क्या। यहाँ पर अपन देखें लकड़ी, लकड़ी प्राथमिक उत्पाद है, वन, ये भी कृषि में ही हो गया। फिर यहाँ पर लोहा इस्पात प्रकृति से प्राकृतिक उत्पाद है, तो लोहा इस्पात का उपयोग करे, ये लोहा इस्पात नहीं, लोहा का उपयोग कर लोहा इस्पात बनाना, ये द्वितीयक है। और तृतीयक में कौन आता है, सेवाएं आती है। यहाँ पर तो वस्तुएं होती है, यहाँ पर तो क्या है, वस्तुएं। तृतीयक में सेवाएं, सेवाएं कौन सी, जैसे शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहा है, ये सेवा है। बीमा है, ये भी सेवा है। परिवहन है, ये भी सेवा है। बैंकिंग है, ये भी सेवा है। तो उसमें आता है तृतीयक। हमारे यहाँ पर टॉपिक चल रहा था द्वितीयक। तो उद्योग या वस्तु निर्माण का कार्य कौन सी सेवा के अंतर्गत आता है, द्वितीयक सेवा के अंतर्गत आता है, द्वितीय कार्य के अंतर्गत गिना जाता है। तो द्वितीय कार्य में लगे हुए व्यक्ति काम क्या करते हैं, कच्चे माल को उपयोग करते हैं और उससे परिष्कृत वस्तुएं बनाते हैं। जैसा कि परिभाषा में साबित हो गई ये बात, परिभाषा में हमने ये बात स्पष्ट कर दी क्या कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, और कच्चे माल को तैयार माल में बदलने का काम कौन करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में लगे लोग, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग में आते हैं। स्टील के कारखानों में लगे लोग हैं, बेकरी बिस्किट वगैरह बनाने में लगे हुए लोग हैं, कपड़ा उद्योग में या फिर कार बनाने वाले उद्योग में, ये सभी क्या करते हैं, कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा वस्तु निर्माण या विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र में शामिल किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों से मापी जाती है। किसी देश ने कितना आर्थिक विकास कर रखा है, उसका मापने का तरीका कि देश विकसित है, विकासशील है, पिछड़ा हुआ है, कैसा है आर्थिक मामले में, तो उसको मापने का काम करते हैं विनिर्माण उद्योग। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आओ, विनिर्माण उद्योग का महत्व है। विनिर्माण उद्योग को विकास की विशेषता है, आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, तो कौन से उद्योग को, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन किसी भी देश का आर्थिक विकास मापना हो, उस देश ने कितना विकास कर रखा है, तो उसमें जितने ज्यादा विनिर्माण उद्योग होंगे उस देश ने उतना ही आर्थिक विकास कर रखा है। तो अब यह प्रश्न पूछ लिया जाए किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है और क्यों, तो विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। क्यों का मतलब हमें क्या पूछा है, विनिर्माण उद्योग का महत्व पूछा है। दोनों एक ही बात है, वो पूछ ले या ऐसा पूछ ले, विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, तो भी वही उत्तर है। या किस उद्योग को आर्थिक विकास की या विकास की रीढ़ बोले, दोनों नाम लिखे हुए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विकास की और विशेषता है आर्थिक विकास की। तो विकास की रीढ़ माने तो भी विनिर्माण उद्योग है, और विकास में कौन सा विकास, विशेष रूप से आर्थिक विकास की रीढ़। आर्थिक विकास की रीढ़ कहने के 4 कारण बताए हैं, या विनिर्माण उद्योग का महत्व भी 4 प्रकार से है। तो पहला काम तो विनिर्माण कहते हैं किससे है, जो कच्चे माल को काम तैयार माल में बदलता है। अब कहने का मतलब है कि कच्चे माल को तैयार माल में बदल रहा है, या प्राथमिक क्षेत्र
में जो उत्पाद है उनको काम में ले रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? कृषि से संबंधित। तो विनिर्माण उद्योग क्या करता है? कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। कृषि के आधुनिकीकरण का मतलब यहाँ पर क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लगे लोगों के लिए, जैसे कृषि में काम आने वाले औजार है, उर्वरक है, इनका उत्पादन होता है। तो इससे क्या हो गया? कृषि आधुनिक तरीके में आ गई। तो विनिर्माण उद्योग क्या करता है? कृषि का आधुनिकीकरण करता है। और हमने ये भी पढ़ा कि भारत में ज्यादातर लोग किस में लगे हुए हैं? खेती कार्यों में, कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। अब जब विनिर्माण उद्योगों का विकास होगा तो वो लोग क्या करेंगे? कृषि कार्यों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? विनिर्माण उद्योगों में आ जाएंगे। भाई जब विनिर्माण उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा? बढ़ोतरी हो रहा है, या विनिर्माण उद्योग ज्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं, तो जो लोग काम करेंगे उनमें वो कृषि कार्यों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? विनिर्माण उद्योगों में आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि लोगों की कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं। विनिर्माण उद्योग क्या करते हैं? लोगों की कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं, लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। ये लिखा है कि द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध होता है विनिर्माण उद्योगों के कारण। तो लोगों की क्या होती है? कृषि पर निर्भरता कम होती है। पहला महत्व है। पहला महत्व क्या हो गया? यह कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, और द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर लोगों की कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं। दूसरा, अगर देश में औद्योगिक विकास हो रहा है, विनिर्माण से क्या होगा? औद्योगिक विकास होगा, उद्योग धंधों की खूब स्थापना होगी, और जब उद्योग धंधे खूब स्थापित होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी। भाई रोजगार मिलेगा तो स्वतः सीधी सी बात है, क्या होगी? बेरोजगारी कम होगी। और जब लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो गरीबी भी कम होगी। भाई गरीबी का एक कारण अपन क्या पढ़ते हैं? बेरोजगारी। अपन कहते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है। क्यों है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो गरीबी का एक कारण बेरोजगारी है, और जब यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है तो यह क्या कर रहा है? गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में सहायक है। औद्योगिक विकास की पहली शर्त यही होती है कि यह क्या करेगा? बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन करेगा। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्यम इसी विचारधारा पर आधारित थे। और जब भारत में उद्योगों की शुरुआत हुई तो सरकारी उद्योग और संयुक्त निजी और सरकारी दोनों का मिला जुला रूप इसी आधार पर लगाए गए थे कि किस आधार पर कि लोगों को क्या देंगे? रोजगार देंगे, जिससे लोगों की गरीबी दूर होगी। एक बात तो ये भाई विनिर्माण उद्योग पहला काम तो क्या करते हैं? कृषि पर लोगों की निर्भरता को कम करते हैं। दूसरा, बेरोजगारी और गरीबी दूर करते हैं। साथ में जो पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र है, कहना क्या है कि जो पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र है वहां पर उद्योगों की स्थापना करता है, और पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होने से क्षेत्रीय असमानताएं वो कम होगी। भाई एक क्षेत्र में तो उद्योग धंधे खूब लगे हुए हैं तो वो पिछड़े हुए नहीं है, लेकिन पिछड़े हुए इलाकों में नहीं लगे हुए हैं, तो पिछड़े हुए इलाकों में उद्योग धंधे लगेंगे तो वो लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। कौन? जो पिछड़े और जनजातीय लोग हैं। और जब वो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो क्षेत्रीय असमानता है वो कम होगी। तीसरा महत्व है कि जब वस्तुओं का निर्माण होगा, जब विनिर्माण उद्योग लगेंगे तो क्या होगा? वस्तुओं का निर्माण होगा, और निर्माण होगा तो हम क्या करेंगे? उनका व्यापार करेंगे, निर्यात करेंगे। भाई विनिर्माण उद्योग लगेंगे तो निश्चित है किस लिए लगाए जाते हैं? वस्तु निर्माण के लिए लगाए जाते हैं। और जब विनिर्माण उद्योग लग रहे हैं तो वस्तुओं का निर्माण अधिकाधिक मात्रा में होगा। देखो क्या लिखा है? अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन। अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होगा तो हम क्या करेंगे? उन वस्तुओं का व्यापार करेंगे, निर्यात करेंगे, दूसरे देशों को विक्रय करेंगे। और जब दूसरे देशों को विक्रय करेंगे तो बदले में क्या आएगी? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। निश्चित सी बात है, जब दूसरे देशों में बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें बढ़ोतरी होगी। चौथा कारण है कि चौथा क्या लिखा? जो देश कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं वे देश विकसित माने जाते हैं। ये पहले ही बता दिया।
कि जिस देश में उद्योग ज्यादा, उद्योग धंधे खूब है, वो विकसित माने जाते हैं। और उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, वो क्या करेंगे, विनिर्माण उद्योग का काम ही है कच्चे माल को किस में बदलना, तैयार माल में बदलना। इसका मतलब क्या होगा कि भारत एक विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा। यह है विनिर्माण उद्योगों का महत्व है। तो सबसे पहले विनिर्माण उद्योग की परिभाषा, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, उसके उदाहरण। अब 2 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में अगर पूछे तो क्या पूछ सकते हैं, विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, या किस उद्योग को देश के आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है और क्यों। अगला टॉपिक या प्रश्न, कृषि और विनिर्माण उद्योग एक दूसरे से पूरक है या पृथक है। पूरक का तो मतलब एक दूसरे पर निर्भर, पूरक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर होना, और पृथक का मतलब एक दूसरे से अलग अलग होना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 उद्योग है, एक तो कौन सा उद्योग, कृषि उद्योग, और एक तो कृषि और एक उद्योग, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है बल्कि क्या है, पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है। स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न भी आ जाए, व्याख्या कीजिए कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से पूरक है, कैसे। तो कैसे है, भारत में कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। जो उद्योग किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, वो उद्योग क्या करते हैं, कृषि पैदावार को बढ़ावा देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि कृषि से तैयार माल उन उद्योगों के काम में आएगा। भाई कृषि से जो कच्चा माल मिलेगा वो उन उद्योगों के काम में आएगा। अब ज्यादा कृषि होगी तो विनिर्माण उद्योग भी ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा विनिर्माण उद्योग होंगे तो कृषि भी ज्यादा होगी। कैसे भाई, भाई खेती से तो हमने स्पष्ट कर दिया कि कच्चा माल जितना ज्यादा मिलेगा, विनिर्माण उद्योग उतने ही ज्यादा लगाए जाएंगे या उतने ही ज्यादा विकसित होंगे। अब विनिर्माण उद्योग खेती को बढ़ावा कैसे देंगे, देखो ये चीजें कौन सी, जैसे हमारी खेती में काम में आने वाली चीजें, सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार, ये उद्योगों में बनेंगे। ये क्या करेंगे, उद्योगों में बनेंगे। और जब ये उद्योगों में बनेंगे तो खेती को बढ़ावा मिलेगा। भाई खेती हमारी परंपरागत कृषि से बदलकर किस में आ जाएगी, आधुनिक कृषि में आ जाएगी। और आधुनिक कृषि होगी तो ये चीजें काम में आएगी, कौन से, पंप है, उर्वरक है, कीटनाशक है, प्लास्टिक पाइप है, मशीनें हैं, खेती के औजार है। इनका उपयोग करके अपन कृषि करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। इनका उपयोग करके कृषि करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। एक में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरे में हो रही है। एक में घटोतरी या कमी हो रही है, दूसरे में हो रही है। कैसे, जैसे खेती की पैदावार कम हुई तो कच्चा माल कम हुआ, उद्योग अपने आप कम हो गए। उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण या ये चीजें कम बनी तो खेती में उत्पादन कम होगा। तो इस प्रकार दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। कौन, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, पृथक नहीं है बल्कि एक दूसरे से। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। और आज दौर कैसा है, वर्तमान में दौर कैसा चल रहा है, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। वैश्वीकरण का दौर होने का मतलब दुनिया में घटित घटनाओं का प्रभाव देश दुनिया के प्रत्येक हिस्से पर पड़ता है। किसी भी देश में एक घटना घटित हुई, किसी देश में उत्पादन कम हुआ, उत्पादन ज्यादा हुआ, उसका प्रभाव बाकी दुनिया पर तुरंत पड़ता है। कहने का मतलब एक देश किससे जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। अब जब देश पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, यह प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में उद्योग भी शामिल है। और उद्योग शामिल होने का मतलब हमारे उद्योगों को क्या होना चाहिए, आज अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। कारण कि हमारे उद्योगों को दुनिया के उद्योगों से के सामने टिकने की जरूरत है, उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान दौर में उद्योगों को अधिक मजबूत होना आवश्यक है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। हमारे देश में बनी वस्तुएं, हमारी वस्तुएं का मतलब हमारे देश में जिन वस्तुओं का निर्माण होता है वो वस्तुएं क्या होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकने लायक होनी चाहिए।
उन वस्तुओं की गुणवत्ता या क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, दुनिया के अन्य देशों के बाजार में, दुनिया के अन्य देशों में जो वस्तुएं बनती है उनके मुकाबले की होनी चाहिए। अगर उनसे कमजोर होगी तो हमारे देश में बनी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं टिक पाएगी। इसलिए आज वैश्वीकरण के दौर में जरूरी क्या चीज है कि हमारी देश में वस्तुओं की क्वालिटी, गुणवत्ता है वो दुनिया के बाजार में टिकने लायक होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, यानी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग कितना योगदान दे रहे हैं। तो पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27 में से केवल 17% है। 2 दशक का मतलब पिछले 20 वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में 27 में से केवल विनिर्माण उद्योगों का कितना है, 17% योगदान ही है। पिछले 20 सालों में अगर गणना करें हम तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योगों का योगदान टोटल था 27 और उसमें से 17% है। क्यों है? क्योंकि बाकी जो 10% बचा, 27 में से 17 तो आ गया, बाकी 10 बचा वो कहाँ पर है? खनिज, खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। 10% जो हिस्सा रहा वो कहाँ चला जाता है? खनिज, खनन और विद्युत ऊर्जा में। बाकी जो 10% हिस्सा है वो कहाँ पर है? खनिज, खनन और विद्युत ऊर्जा में है। अब अगर अपन गणना करें भारत की और अन्य देशों से, तो भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। अगर दूसरे देशों की तुलना करें अपन, और वो भी कौन से? पूर्वी एशिया के देश है, तो उनका 25 से 35% है योगदान। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण उद्योग में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। पीछे के 1 दशक में अगर देखें अपन तो थोड़ा विकास जरूर हुआ है, और कितने प्रतिशत की? 7% प्रति वर्ष की हमने बढ़ोतरी अर्जित की है। पिछले 1 दशक में विनिर्माण उद्योगों का विकास हुआ है, कहने का मतलब है 7% की बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी की यह दर अगले दर में 12% अपेक्षित है। अगला दशक होगा उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको 7 को कहाँ ले जाएंगे अपन? 12% तक पहुंचाने की अपेक्षा की जा रही है। पिछले 1 दशक में या आगे आने वाले 1 दशक में क्या कर दिया जाएगा? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से इनका विकास हो रहा है उस प्रकार से आने वाले समय में यह 7 की बजाय कितना हो जाएगा? 7% हर वर्ष 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। 2003 से लेकर अगर देखें 2003 से कितना हुआ है? 9 से 10% प्रति वर्ष विकास हुआ है इनका, और अब कितना पहुंचाने की है? 12% पहुंचाने की अपेक्षा है। 9 से 10 की बजाय 12 तक पहुंचाएंगे। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। सरकार ने भी ऐसी नीतियां बनाई है। उपयुक्त सरकारी नीतियों का मतलब है सरकार ने भी ऐसी अच्छी नीतियां बनाई है, और उद्योगों के उत्पादन में भी क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी और उपयुक्त सरकारी नीतियों के कारण हमारे देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे? अगले 1 दशक में विनिर्माण उद्योग है अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा, यानी 12% तक पहुंचा देगा। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। याद रखना भाई, ये नाम कई बार पूछते हैं।
राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। कई बार इसका प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, पूरा नाम पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद NMCC क्या है, या NMCC का पूरा नाम? तो NMCC है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। NMCC हिंदी में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये क्या काम करता है? विनिर्माण उद्योगों से संबंधित कार्य करता है। विनिर्माण उद्योगों के उत्पादन बढ़ाने से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य करता है कौन? राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। तो प्रश्न पूछे NMCC का पूरा नाम क्या है? तो NMCC का पूरा नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद, और अंग्रेजी में नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। और इसका काम क्या है? विनिर्माण उद्योगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भी उपयुक्त कदम उठाए जाए वो उठाना। अगला है औद्योगिक अवस्थिति। औद्योगिक अवस्थिति का मतलब है कि उद्योगों की स्थापना कहाँ पर की जाए। उद्योगों की स्थापना करने का कार्य एक जटिल कार्य है। भाई अपन ऐसे तो उद्योग की स्थापना कर ही नहीं सकते ना, कि कौन से इलाके में उद्योग की स्थापना की जाए। तो उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ बातें या कुछ कारक है वो महत्वपूर्ण होते हैं। और जो बोर्ड पे लिखे हुए क्या है कि एक तो अपन जो उद्योग स्थापित कर रहे हैं उसके लिए कच्चा माल है, वो हमें कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो ये कि कच्चे माल की उपलब्धता है, उसके आधार पर उद्योग की स्थापना की जाती है कि कच्चा माल तो होना चाहिए। दूसरा, श्रमिक, काम करने वाले लोग, जहाँ पर लोगों की उपलब्धता हो उस स्थान पर ही होगा। भाई हमने उद्योग यहाँ स्थापित कर लिया, श्रमिक 20 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं या 20 किलोमीटर दूर तक श्रमिक नहीं है, कच्चा माल है वो अपन 50 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं, तो ऐसा तो स्थापना नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि उद्योग जहाँ पर हमें कच्चा माल मिल जाए, श्रमिक मिल जाए, और ये आवश्यक है स्थापना के लिए धन, पूंजी, शक्ति के साधन का मतलब ऊर्जा के साधन। उद्योगों को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, तो वहां पर शक्ति के साधन कैसे हैं। दूसरा, बाजार कहाँ पर है, हमने माल तो बना लिया, अब उसको बेचेंगे कहाँ पर है। तो ये चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें? कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि क्या करते हैं? उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक चीजें हैं। यानी किसी भी उद्योग की स्थापना है वो इनसे प्रभावित होती है। और जब ये सभी स्थान है, सभी कारक है, एक स्थल पर पाया जाना लगभग असंभव है कि ये चीजें हमें एक ही जगह मिल जाए, कच्चा माल भी वहीं मिल जाए, श्रमिक भी वहीं मिल जाए, बाजार भी वहीं, पूंजी भी खूब है और शक्ति के साधन भी है। ऐसा होना असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान है जहां पर ये कारक उपलब्ध हो या इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जा सके। या तो ये चीजें हमें हम जहां पर उद्योग की स्थापना कर रहे हैं वहां पर ये चीजें मिल जाए, और अगर वहां पर नहीं है तो हम क्या कर सके, इनको कम कीमत पर उपलब्ध करवा सके, वहीं पर उद्योग की स्थापना की जा सकती है। आपको पूछ लिया जाए कि विनिर्माण उद्योग या उद्योग की स्थापना कहाँ पर की जा सकती है, तो जहाँ पर ये चीजें मिलती हो, या तो जहाँ पर ये चीजें उपलब्ध हो या इन चीजों को हम उपलब्ध कम कीमत पर करवा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। भाई ये चीज ध्यान में रखना, औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे उद्योग बढ़ता है वैसे वैसे उन इलाकों को, वो जो क्षेत्र है वो किन की श्रेणी में आ जाते हैं? नगरीकरण की श्रेणी में आ जाते हैं।
यानी उद्योग और नगर दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं कि औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण भी शुरू हो जाता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलता है। कई बार उद्योग अपन देखते हैं शहरों में या नगरों में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं, नगरों से ये चीजें मिल जाती है। नगरों से उद्योगों को क्या मिल जाती है? बाजार, सेवाएं, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सहायता, ये उद्योगों को मिल जाती है। और उद्योगों के साथ का तैयार माल है वो नगरों में चला जाता है। तो दोनों को एक दूसरे की सहायता में आवश्यक होते हैं दोनों, इसलिए दोनों क्या करते हैं? साथ साथ चलते हैं। एक परिभाषा आई है समूहन बचत। कई बार पूछते हैं समूहन बचत किसे कहते हैं। अब देखो, जब ये चीजें हमें दूर से लानी होती है तो हमारे खर्चा होता है। और जब ये चीजें हमें एक जगह मिल रही है, जहां पर जिन नगरों में ये चीजें मिल रही है, तो उद्योग उनके पास में स्थापित कर दिया क्यों न जाए। नगरों में ये चीजें मिल रही है, यानी नगरों की जो सुविधाएं उद्योगों को मिल रही है, उन सुविधाओं को देखते हुए उद्योग क्या करते हैं? नगर के पास में स्थापित कर दिए जाते हैं। क्यों? कि उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, जो सुविधाएं नगरों से मिल रही है, उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कई बार क्या करते हैं? नगर के पास में उद्योग स्थापित हो जाते हैं। तो उन सुविधाओं की बचत हो जाती है। भाई वो सुविधाएं हमें दूर से नहीं लानी पड़ती है, तो वो कहलाती है समूहन बचत। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से, नगरों से जो सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं से लाभान्वित, लाभ लेने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए कई बार बहुत से उद्योग क्या करते हैं? नगर के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। नगरों से जो सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कई बार बहुत से उद्योग नगरों के पास में स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसा क्या कहलाता है? इसे हम समूहन बचत कहते हैं। ऐसे स्थानों में धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। एक उद्योग स्थापित हुआ, नगर के पास में एक उद्योग स्थापित हुआ। क्यों? नगर की सुविधाओं को लेने के लिए, भाई नगर की सुविधाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए। दूसरा स्थापित हो गया, तीसरा स्थापित हो गया, चौथा स्थापित हो गया, तो वो क्या बन गया? एक औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। इसलिए नगरों की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए